Dear students, I am Dr. S.K. Patsaria. Welcome to my channel Biology Sapiens. आज हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले टर्म पर पढ़ा था, हम उसी को आगे बिना समय बर्बाद करे हुए आगे कंटिन्यूटी में बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे जो इनहेरिटेंस की जो जेनेटिक्स थी वो किस मॉलिकुलर लेवल पर आगे बढ़ रही थी, उसको हमें देखना था, उसको हमें समझना था कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर हमारे वो कौन से कंपोनेंट थे जो जेनेटिक्स को आगे की तरफ प्रमोट करते हैं, आगे की तरफ उसको कैरी करते हैं। उसी कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि एक डीएनए है और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए के बेस पर हमने समझाया था कि डीएनए इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज कॉल्ड द राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है, दिस इज मेड अप बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड बाय द बेस शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये जो बेस शुगर एंड फॉस्फेट हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और हमारा जो शुगर था वो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो कि आरएनए में होता है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, ये हमने पढ़े थे, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। और इसमें हमने पढ़ा था राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। इसके अलावा फॉस्फेट में हमने पढ़ा था H3PO4। तो उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं और उसी को बताते हुए हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि किस तरह से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनका कंपोजिशन जो है वो किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से ये जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने कहा कि वो जो बैकबोन है, दिस इज मेड अप बाय द शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है और इनसाइड अंदर की तरफ ये शुगर अटैच रहती है विथ द बेस। तो ये जो शुगर, फॉस्फेट और बेस हैं, दिस इज मेड अप बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड भी हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इन केस ऑफ डीएनए और इन केस ऑफ आरएनए, देयर आर द टू डिफरेंट types of DNA RNA nucleoside. So this nucleoside is called the, in case of RNA, this is called the adenosine, adenosine, and in case of DNA, this is called the deoxyadenosine, deoxyadenosine. तो ये साइन वर्ड जो लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोसाइड को। ऐसे ही हमारा होगा, एडेनिन के बाद आएगा ग्वानिन, तो ग्वाइनोसाइन, और यहाँ क्या हो जाएगा डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन। लेकिन जैसे ही हम साइटोसिन की तरफ पहुँचेंगे हम बोलेंगे साइटिडिन। यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा साइटिडिन, और यहाँ हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन। अगर हम बात करते हैं थाइमिन की, तो यहाँ थाइमिन होता नहीं है, तो यहाँ आएगा यूरिडिन। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ हो जाएगा यूरिडाइन, यूरिडिन, और यहाँ हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडिन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर यूरिडिन है, यहाँ पर डीऑक्सीथाइमिडिन है। बाकी इसकी जो भी न्यूक्लियोसाइड हैं वो एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, और यहाँ पर डीऑक्सी लगा हुआ है, एडिनोसाइन, डीऑक्सी में ग्वाइनोसाइन, ये इसके न्यूक्लियोसाइड हैं। अगर हम इनमें फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर देते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड। इनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड हैं, जो विच इज रिलेटेड टू द
DNA and RNA. So what is the phosphate group and where is the position, which is the position where the attach of the phosphoric group? So this phosphate is attached with the 5' carbon. जैसे कि हम लोगों ने बनाया था कि this is the molecules of the sugar and this is the 1 2 3 4 and this is the 5 number carbon. So this 5 number carbon is attached with the phosphate group, and this OH is also form the phosphodiester bond. So this phosphate is also attached with the another molecules of nucleotide sugar, है ना. So this is the sugar molecule and this is the carbon number 5 and this is the oxygen. So this is the chain which is form the skeletal part, है ना. So this is the form the backbone of the पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो जैसे कि हमने जैसे हम पढ़ते हैं कि बैकबोन क्या होता है, तो ये हमारा जो हम बताते हैं कि जिस तरह से वर्टिबल कॉलम होता है तो उसमें ये जो वर्टिब्रा लगे रहते हैं, सो दीज वर्टिब्रास फॉर्म द बैकबोन. सो सेम थिंग इज रिलेटेड टू द दिस राइबोज शुगर or deoxyribose sugar form the backbone and this is attached with the phosphate. So this is the phosphate which is attached with the 2 sugar molecule. Okay, now so this is also 1 2 3 4 and 5 and this is one carbon is attached with the base. So this is attached with the base. So this is the structure of related to the polynucleotide chain. So this is the polynucleotide chain. And next part we can say the two nucleotides are linked together by the 3'-5' position. So this is the 3'. ये जो 3' पोजीशन है दिस इज रिलेटेड टू द 3'OH. जैसे हमने बनाया था ये शुगर मॉलिक्यूल बनाया था, इसमें हमने यहाँ देखा था कि एक OH है, यहाँ भी एक OH है इन केस ऑफ राइबोस शुगर. तो अगर हम डीऑक्सी की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ एक OH है. तो दिस OH इज अटैच विथ दिस 3' is attached with the phosphate and this 5th number of carbon is also attached with the phosphate. So this is the phosphate and next sugar carbon number 5 is attached with the phosphate. So this is phosphate is attached with the 3' and 5' number of sugar. So this is the attachment of the different sugar and phosphate in the polynucleotide chain. So this is the backbone of the polynucleotide chain and this is made up by the sugar and phosphate. So now next, what is the next? Next, in case of the RNA, we can say in case of RNA this is the additional OH present at the position of second. So second position पर हमने बताया कि जैसे OH एक और एक्स्ट्रा अटैच रहता है, तो यहाँ पर in case of जब हम बोल रहे हैं कि RNA है तो यहाँ पर OH अटैच होगा. So this is the attachment of the OH in the second position and as well as the one of the extra difference between the deoxyribose sugar and ribose sugar, that means the DNA and RNA, the presence of the thymine and uracil. So uracil is present in the RNA, but in case of the DNA, thymine is also present in the DNA. So this is the कंपोनेंट विच इज रिलेटेड टू द DNA एंड RNA. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर एंड व्हाट इज द अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट विथ दिस शुगर मॉलिक्यूल. सो दिस इज द मेनली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अगर आपको नहीं आता है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. जब हम बोल रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द DNA और RNA. सो नेक्स्ट इज द इन 1869. सो नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द, तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने इसमें आइडेंटिफाई किया, बताया, उसके बारे में देखा कि DNA को जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं. तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया इन 1869 फ्रेडरिच मिश्चर ने क्या किया था, सबसे पहले ये बताया था कि न्यूक्लियस में कोई एक सब्सटेंस है विच इज द एसिडिक इन कैरेक्टर एंड दिस इज द गिव द नेम ऑफ द न्यूक्लिन. इन्होंने उसको न्यूक्लिन कहा.
तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, आइडेंटिफाई किया था कि न्यूक्लियस में कोई एसिडिक मटेरियल है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियन। तो नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ये देखा कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड था विच इज रिलेटेड टू द विल्किंसन मेथड, तो विल्किंसन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो डाटा इकट्ठा किया था और जो विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, पता किया था, उसके बेस पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। तो डबल हेलिक्स मॉडल में क्या बताया डीएनए के, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में यह आइडेंटिफाई किया कि जो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड दे प्रेजेंट एज ए सर्कुलर फॉर्म। वो दोनों कैसे होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो कैसे होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, हेलिक्स फॉर्म में होती है। तो ये जो हेलिक्स फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने ये बताया कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, they are attached with each other and observation on the basis of the base pairing this is given by the Erwin Chargaff. So Erwin Chargaff is related to, so what is the base pairing between the two polynucleotide base pair? So this is different Chargaff rule concept. One is the purine is always equal to with the pyrimidine. तो जो भी प्यूरिन है वो हमेशा प्रिमिडिन के इक्वल होगी, मतलब जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही प्रिमिडिन का होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से प्यूरिन इज एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन प्लस थाइमिन इन केस ऑफ द डीएनए, बट इन केस ऑफ द आरएनए दिस इज इक्वल टू द साइटोसिन प्लस यूरेसिल। सो दिस इज द वन ऑफ द रूल विच इज प्रपोज्ड बाय द एरविन चैरागाफ। तो चैरागाफ ने क्या बताया कि प्यूरिन और प्रिमिडिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम देखें तो प्यूरिन में जितना मैंने कहा आपसे कि एडेनिन इज अटैच विथ द थाइमिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ अटैच होगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आरएनए है तो दिस इज अटैच विद द यूरेसिल। दूसरा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा है और ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ अटैच हो रहा है। तो वो जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं मैं उनको ऐसे ओपन कर देता हूं। तो ये मान लीजिए 3' है, ये 5' है, तो ये 5' टर्मिनल है, दिस इज द 3' टर्मिनल। तो अगर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो दिस इज रिलेटेड टू द, सपोज दैट दिस इज द शुगर, यहाँ शुगर है, यहाँ शुगर लगी हुई है और यहाँ पर भी शुगर होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर। ये अब इसमें क्या होगा, यहाँ फॉस्फेट होगा which is related to attach with two sugar molecules and this is phosphate attach with the two sugar molecules. So same thing is related to the another side. यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगा। जब हम बोल रहे हैं कि फॉस्फेट अटैच है, ये अब इस शुगर के साथ बेस अटैच होगा, तो मान लीजिए अगर यहाँ एडेनिन है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर क्या होगा, थाइमिन। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर थाइमिन होगा एंड दिस इज अटैच बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि दिस इज रिलेटेड टू अटैच विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मान लीजिए अगर यहाँ साइटोसिन है तो दिस इज अटैच विद द ग्वानिन। अगर यहाँ शुगर के साथ साइटोसिन लगा हुआ है तो यहाँ ग्वानिन लगा होगा और ये ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ये दोनों स्ट्रैंड्स को, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों को आपस में अटैच करके रखता है। तो ये साइटोसिन और ग्वानिन अटैच करके रख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ क्या होगा, एडेनिन। तो यहाँ एडेनिन होगा एंड दे आर अटैच बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से
जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं ये बॉन्ड के थ्रू। तो हम बोलते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको देखने को मिल रही है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पर बताया कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, तो अगर एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा। अब जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, बिकॉज दे आर द बाइंड विथ ईच अदर। तो जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इनके बेस पर हम कहते हैं कि इनमें अटैचमेंट क्या होगा। नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेस रेशो क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशो है दिस इज इक्वल टू 1। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशो सभी में, किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनिज्म हो उसमें अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशो होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बट इसी के अलावा एक और रेशो होता है जिसको हम बोलते हैं बेस रेशो। मतलब वी कैन से द एडेनिन प्लस थाइमिन इज नॉट नेसेसरी टू इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। मतलब एडेनिन प्लस थाइमिन ये दोनों ग्वानिन प्लस साइटोसिन के इक्वल होंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें हम कहते हैं कि एडेनिन प्लस थाइमिन, यानी कि हम नेक्स्ट जो बात करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन दिस इज कॉल्ड द बेस रेशो। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज कॉल्ड द बेस रेशो। तो ये जो बेस रेशो है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। सो इन केस ऑफ द ह्यूमन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.5। तो अगर हम इसकी बात करें बेस रेशो की तो दिस इज इक्वल टू 1.5 in case human. So this value is always constant. So next is related to the what is the silent features of the polynucleotide chain. So now next is what is the silent feature. Silent features related to double helix of DNA. डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। सो व्हाट इज द साइलेंट फीचर। तो आपने देखा कि जैसे कि हम बता रहे थे कि एक हमारा जो प्यूरिन है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरिमिडीन। तो उसको बताने के पहले हमें ये बताना है कि जो भी हमारा डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें उसका जो बैकबोन है दिस इज मेड अप बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो वहाँ हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आप इसको लिखते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन करें जिससे कि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो दिस इज रिलेटेड टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप बाय द दिस मेड द बैकबोन। दिस मेड द बैकबोन। तो जैसे कि हम देखते हैं सिंपली ह्यूमन में ये वर्टिबल कॉलम है, उसी तरह से वर्टिबल कॉलम बैकबोन बनाते हैं, उसी तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो क्या करती है, इसका बैकबोन बनाती है। और जो बेस हैं वो प्रोजेक्ट रहते हैं इनसाइड, अंदर की तरफ बेस प्रोजेक्टेड रहते हैं। ये देखें आप, यहाँ हम कहते हैं बेस प्रोजेक्टेड रहते हैं। ऐसी दूसरी भी चेन होगी उसमें भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, उसके भी बेस कहाँ होंगे, अंदर की तरफ होंगे, इनसाइड। So this is projected inside and these base is attached by the hydrogen bond. तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगे रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं और इस तरह से ये चेन कंप्लीट होती है। यहाँ हम अगर 3' बोल रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5' होगी, यहाँ 5' हो जाएगा तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3' होगी। तो 3' और 5' कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहती हैं। दैट मीन्स वी कैन से द सेकेंड इज रिलेटेड to the anti-parallel position of the two complementary strand। तो वो जो दोनों complementary strands हैं वो आपस में एक दूसरे के anti-parallel polarity शो करती हैं। मतलब ये polarity शो करता है, जो polynucleotide chain है ये polarity शो कर रहा है। तो अगर हम ये यहाँ देखें तो ये anti-parallel polarity शो कर रहा है।
एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो कर रहा है। ये देखिए आप 3 डैश है, यहाँ हम देख रहे हैं 3 डैश है, तो यहाँ 5 डैश है, यहाँ 5 डैश है, तो दिस इज द इक्वल टू 3 डैश। तो जो बेस पेयरिंग है दिस इज रिलेटेड टू द एंटी पोलैरिटी, मतलब एक दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होती हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं। अगर हम बोल रहे हैं एक 3 डैश है तो एक 5 डैश होती है, एक 5 डैश है तो दूसरी 3 डैश होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और जो बेस पेयरिंग है, दोनों बेस की जो पेयरिंग है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बेस पेयरिंग थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इनकी बेस पेयरिंग होगी, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे। तो प्यूरिन इज ऑलवेज अटैच विथ द प्रिमिडिन एंड प्रिमिडिन इज ऑलवेज अटैच विथ द अनदर प्यूरिन। तो प्यूरिन और प्रिमिडिन के बीच में जो अटैचमेंट होगा, वहां मैंने आपको बताया कि जो प्यूरिन है वो हमेशा अटैच रहेगा एक प्रिमिडिन के साथ, और प्रिमिडिन अटैच रहेगा ऑलवेज प्यूरिन के साथ। तो अभी आपने देखा था कि प्यूरिन क्या थे, प्यूरिन थे एडेनिन, ग्वाइनिन, प्यूरिन थे एडेनिन एंड ग्वाइनिन, और प्रिमिडिन क्या थे, साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड इन केस ऑफ आरएनए दिस इज यूरेसिल। तो अटैचमेंट क्या होगा, एक एडेनिन इज ऑलवेज अटैच विद द थाइमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वाइनिन इज अटैच विद द साइटोसिन थ्रू द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज द बेस पेयरिंग विच इज रिलेटेड टू द डीएनए। नेक्स्ट होता है 2 चेन कॉइल्ड रहती हैं राइट हैंडेड फैशन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट हैंडेड फैशन में अगर ये आपस में कॉइल्ड रहती हैं, दोनों स्ट्रैंड्स जो हेलिक्स हैं वो आपस में राइट हैंडेड कॉइल्ड रहते हैं, तो राइट हैंडेड कॉइल्ड का मतलब दे फॉर्म द वन ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने बताया था कि इस तरह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर होगा और वो राइट हैंडेड फैशन में होगा, राइट हैंडेड फैशन में होगा, है ना। ये राइट हैंडेड फैशन में होगा इस तरह से, तो राइट हैंडेड फैशन में होगा। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, है ना, राइट हैंडेड फैशन में होगा। इसको हटा देते हैं हम लोग। इसको हटाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे वो आपस में दोनों स्ट्रैंड्स जो रहती हैं वो किस तरह से जुड़ी रहती हैं। तो ये इस तरह से हम कह रहे हैं, ये इस तरह से है। तो अगर ये आपस में जुड़ी हुई हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं इस तरह से, हम कहते हैं यहाँ एक जो सर्किल कंप्लीट होता है तो दिस इज कॉल्ड द पिच। तो इसको हम कहते हैं पिच। तो इसमें जो उनकी जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू द 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब पिच ऑफ द हेलिक्स, 1 पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, यानी कि 3.4 नैनोमीटर। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है 3.4 नैनोमीटर, तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। सो दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। और ये जो हम डीएनए पढ़ते हैं इनके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। इसमें से ये जो टाइप है इसको हम बोलते हैं बी डीएनए, इसको हम बोलते हैं बी डीएनए। तो जो बी डीएनए है इसमें एक हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है दिस इज इक्वल टू द 10। तो इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 10 न्यूक्लियोटाइड होने से हम कहते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, हम बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर, है ना। तो हम डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी डीएनए में हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए, हम बोलते हैं कई तरह से हैं। तो आप सबसे बढ़िया तरीका है इसको लिखने के लिए लिख लें, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं, ABCDE ऐसे, तो ऐसे हम लिखते हैं ABCD एंड Z, तो आप Z तक लिख लें, है ना। तो Z, ये Z, तो आप देखेंगे ABCDZ, तो ये ABCDZ हमको अलग अलग टाइप के डीएनए मिलते हैं, और इनमें जो बेस पेयर का नंबर होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन आप यहाँ तक देखें इनमें ABCD जो हैं वो दे आर द राइट हैंडेड, तो ये राइट हैंडेड रहते हैं।
एंड दिस इज द आर्टिफिशियली एंड दिस इज द लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है दिस इज कॉल्ड द जेड डीएनए एंड दिस इज द राइट हैंडेड डीएनए। और इनमें बेस पेयर का भी डिफरेंस रहता है। जैसे हम ए की बात करें तो ए में हम बोलते हैं 11 हैं, जेड में 12 हैं। तो हम बात करते हैं, आप 12 से स्टार्ट करो, आप जेड लिख लो, फिर आप ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो। इसमें हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 11, 10, 9 और 8, ये हमारे बेस पेयर होते हैं। यानी आप ABCD में जेड को पहले लिख लो तो 12 बेस पेयर हो गए जेड में, ए में होगा 11, बी में होगा 10, सी में होगा 9 और डी में हो गया 8। तो इस तरह से हमारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डीएनए में। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने बेस पेयर होते हैं डिफरेंट डीएनए के टाइप्स में। तो यहाँ तक की बात को आपको समझना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा। तो जो सेंट्रल डॉगमा है उस सेंट्रल डॉगमा के बारे में हमको देखना है कि वो क्या होता है, जो कि क्रिक ने दिया था। तो सेंट्रल डॉगमा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सेंट्रल डॉगमा क्या है, जिसमें हम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसका वेट करें। थैंक यू। Cause you only live once.